हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस पार्ट 3, जिसमें पहला टॉपिक है वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्वथनांक पर बिना पहुँचे हुए कोई अवस्था कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर क्या धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? इन सभी का उदाहरण में जल क्या होता है, जल कहाँ चला जाता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा रहती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल है, जल को धीरे धीरे गर्म करते जाएंगे और वह धीरे धीरे वाष्प में बदलती जाएगी। ऐसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, आइए इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1.14। एक फर्क नली में 5 ml जल लें और इसमें खिड़की के पास एक पंखे के नीचे रख दें। उसके बाद खुली रखी हुई चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसमें खिड़की के पास पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट कर लें। कमरे में जितना तापमान है उसको नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश का दिन भी इसी क्रियाकलाप को करके अपने प्रेक्षण में लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के कारण साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। जब हम कपड़े सुखाने के लिए उसको फैला देते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और उनके गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, यह सभी लोग जानते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। गर्मियों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है,
जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसमान से आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के प्रस्तुत सुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडा जल है, उसको गिलास में जब हम भरते हैं तो गिलास के बाहर जल की बूंदें नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है। किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा जल रखते हैं, तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है या द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है। यही कारण है कि जब हम ठंडे जल को गिलास में भरते हैं तो गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। कुछ प्रश्न हैं, इनका हम उत्तर कल पता करके आप सभी लोग को लाना है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। एसीटोन पेट्रोल या डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। गर्मियों में हम किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। इन सभी का उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहीं पर इस चैप्टर का अंत समाप्त हुआ। आइए हम जानते हैं कि इस लेसन से हमने क्या सीखा। तो द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव की 3 अवस्थाएं विद्यमान होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के बीच का होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रव के लिए मध्यवर्तीय होता है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल या स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और उनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि कपूर को जब हम ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो वह ठोस अवस्था में रहता है और धीरे धीरे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल पर, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति पर। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव की क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग
होती है। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, आइए उनको जानते हैं। राशि है और उसका मात्रक है और उसको प्रतीक है जो हम कैसे लिखते हैं। जैसे पहला है तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन होता है और इसको के से प्रतीक करते हैं। दूसरा है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तीसरा है संहत या द्रव्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है भार, भार का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तीसरा नेक्स्ट है आयतन, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिसको मीटर क्यूब से के रूप में भी लिखते हैं। घनत्व, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर, केजी m-3 यानी केजी m3। दाब का मात्रक है पास्कल, पास्कल को PA से डिनोट किया जाता है। हम अवलोकन करते हैं, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करो। इसको भी करिए। केल्विन तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये सभी क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।